वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी पाठशाला में आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का सेक्शन, जो आपकी बुक है आर्थिक विकास की समझ, वो हम पढ़ रहे हैं। उसका तीसरा चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे, जो है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख। मुद्रा और साख की बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी हमने पढ़ी, खूब सारी केस स्टडीज देखी। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं वो ये है कि जब हम किसी भी तरह का ऋण लेते हैं तो उस ऋण के साथ हमें और क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती है। देखो, हमने पढ़ा था जो डेब्ट सर्किल होता है या जो विशियस सर्किल होता है, जो दुष्चक्र होता है ऋण का, वो हमने देख लिया था कि वो किस तरह से काम करता है। लेकिन ऋण जो है हमें कोई ऐसे ही नहीं निकाल के देता। ऐसे ही कोई आपको ये नहीं होगा कि पैसे निकाल के दे देगा कि लीजिए आप अपना काम कीजिए, क्योंकि सब जने हमारे रिश्तेदार नहीं होते और रिश्तेदार भी आजकल नहीं देते हैं ऋण। तो ऐसे में अगर आपको ऋण लेना है तो कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। तो वो ऋण की शर्तें क्या क्या होती है ये आज हम समझेंगे। ऋण की शर्तें वे आवश्यकताएं हैं जिन्हें किसी भी ऋण व्यवस्था के लिए पूरा करना आवश्यक होता है। अगर आपको किसी से कर्ज लेना है, इफ यू वांट टू टेक एनी डेब्ट, इफ यू वांट टू टेक एनी मनी फ्रॉम एनीवन, तो आपको कुछ शर्तें उसकी पूरी करनी पड़ेगी। वो शर्तें क्या होती है? एक तो ब्याज दर होती है। ब्याज दर रहती है कि भाई आपको अगर इतने रुपए का ऋण ले रहे हैं तो इस दर के हिसाब से आपको इतने रुपए महीने के ब्याज देने होंगे, महीने के या सालाना जो भी होता है। जैसे बैंक में ये सालाना होते हैं, और अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ले रहे हैं तो फिर वो महीने के भी हो सकते हैं। फिर गिरवी रखी जाने वाली वस्तु, प्रलेखन और पुनर्भुगतान का तरीका। गिरवी रखी जाने वाली वस्तु यानी कोलेटरल, जो चीज आप अगर ऋण ले रहे हो तो आप बदले में कुछ रख रहे हो। कई उसके लिए ज्वेलरीज रखते हैं, कई उसके लिए कुछ कागजात रखते हैं घर के, जमीन के। तो वो उसको गिरवी रखा जाना कहते हैं। तो वो वस्तु कैसी है, उस वस्तु की कीमत कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऋण मिलता है। उसके बाद प्रलेखन और पुनर्भुगतान का तरीका भी इसी में शामिल है। हालांकि ऋण की जो शर्तें होती है वो ऋणदाता, उधारकर्ता और ऋण की प्रकृति के आधार पर थोड़ी अलग अलग होती है। जैसे कई बार अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से ऋण ले रहे हैं जो बहुत अच्छा जान पहचान वाला है हमारा, तो शायद ऋण जो ब्याज दर है वो थोड़ी कम हो जाए, या फिर जो हमें कोलेटरल रखना है वो रखना नहीं पड़े, जो गिरवी रखना है वो रखना नहीं पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि पुनर्भुगतान थोड़ा इजी हो जाए। मतलब इन शर्तों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। Terms of credit are requirements needs to be satisfied for any credit arrangement. It needs interest rate, includes interest rate, collateral, documentation and mode of payment. However, the terms of credit vary depending upon the nature of lender, borrower and loan. तीनों चीजों की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसको हम कहते हैं 5 C's ऑफ क्रेडिट। जो ऋण लिया जाता है उसके 5 सी कौन कौन से हैं? देखो, जिसमें पहला सी है आपका कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है? देखो, पहला सी है कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल ऑफर्स द एश्योरेंस दैट द बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन द ऋण, द lender will remain can get his or her money. कोलेटरल वो वस्तु होती है, वो वस्तु जिसे गिरवी रखकर ऋण लिया जाता है। जिसे गिरवी रखकर ऋण लिया जाता है वो कहलाती है कोलेटरल। उसके बाद में है कैपिटल। पूंजी कितनी है ये भी बताता है ये ऋण से, कि भाई आपने कितना कोलेटरल रखा है, उसी के आधार पर ये तय किया जाएगा कि कितनी कैपिटल आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इंडिकेट्स द बोरोवर्स लेवल ऑफ सीरियसनेस, क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आपने छोटा सा कोलेटरल, अब आपने 1 लाख रुपए की कीमत की कोई चीज रख के और आप 10 लाख रुपए का तो ऋण ले नहीं सकते। लेकिन अगर आपने कोई 1 लाख का वस्तु रखकर और आप 50,000 का भी मांग रहे हो, इसका मतलब आप बहुत सीरियस हो, वो पूंजी आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट चाहिए। तो वो कैपिटल जो है, वो सीरियसनेस जो है वो इससे पता चलती है। देन कैपेसिटी,
एक्सेसिस बोरोवर्स डेब्ट टू इनकम रेशियो। कैपेसिटी का मतलब है कि आपकी वापस ऋण देने की क्षमता कितनी है, यानी आपके पास ऐसे कौन से साधन हैं जिनसे आप उस ऋण का पुनर्भुगतान करेंगे। और कैरेक्टर का मतलब है कि आपका पहले का व्यवहार कैसा है। आप बाजार में अगर हो तो आपने पहले भी ऋण लिए होंगे, चुकाए होंगे, तो आपका पहले का इस तरह का व्यवहार कैसा है। और साथ ही कंडीशंस, फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट एंड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, ये कि ब्याज दर कितनी है। भाई कम ब्याज दर पर हर कोई ऋण लेने को तैयार रहता है, लेकिन ब्याज दर ज्यादा पर आप ले रहे हो, इसका मतलब आपको जरूरत ज्यादा है। तो यानी ये सारी चीजें जो है वो तब देखी जाती है जब आप कोई ऋण लेना चाह रहे हो। दीज आर द 5 C's ऑफ क्रेडिट: कोलेटरल, कैरेक्टर, कंडीशन, कैपेसिटी एंड कैपिटल। कोलेटरल, कैरेक्टर, कंडीशन, कैपेसिटी एंड कैपिटल, दीज आर द 5 C's ऑफ एनी क्रेडिट। तो ये ऋण की वो शर्तें होती है कि किस प्रकार पुनर्भुगतान किया जाएगा, क्या ब्याज दर रहेगी और क्या उसके लिए गिरवी रखा जाना है। ठीक है, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा कोलेटरल को थोड़ा एक्सटेंड करके समझ लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन फिर भी रह जाता है कि ये है क्या, कोलेटरल है क्या। कोलेटरल को हिंदी में कहा जाता है समपार्श्विक। हम इसको सुरक्षा भी कह सकते हैं, एक तरह से ये सिक्योरिटी भी है। ये क्या होती है? ये एक संपत्ति है जो उधारकर्ता के पास है, यानी जिसने उधार दिया है वो उसके पास एक संपत्ति है, जो उधार लेना चाह रहा है उसके पास एक संपत्ति है। जैसे भूमि है, भवन है, वाहन हो सकते हैं, पशुधन हो सकते हैं, या बैंकों के पास कोई जमा हो सकता है, जैसे आपकी एफडीज वगैरह होती है। और ऋण चुकाने तक, जब तक आप उस ऋण को वापस नहीं चुका देते तब तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में इसका उपयोग कर सकता है। ऋणदाता को ये दे दिया जाता है कि भाई ये आप रखो चलो, और आपके पास ये गारंटी है अगर मैं आपको पैसे वापस नहीं दूं, आपका उधार वापस नहीं चुकाऊं, तो आप इनका उपयोग कर सकते हो। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऋणदाता को भुगतान प्राप्त करने के लिए संपत्ति या संपार्श्विक को बेचने का अधिकार होता है। उसे हम कहते हैं रेहन। रेहन भी कहा जाता है उसको, रेहन या गिरवी भी कह सकते हैं। रेहन या गिरवी भी कहा जाता है, उसको संपार्श्विक भी कहा जाता है और सुरक्षा भी कहा जाता है। ब्याज दर, संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण, यानी कि किस ब्याज पर, किस इंटरेस्ट रेट पर ऋण लिया जाएगा, कितने गिरवी रखी हुई है और उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक से बने हुए नहीं है या नहीं है, आवश्यकता कितनी है उसको ऋण की इस समय। जैसे कई बार ऋण की आवश्यकता किसी बीमारी के समय पड़ जाती है तो वो बहुत इमरजेंसी होती है ऋण की, तो ऊंची ब्याज दर पर भी ऋण लेना चाहते हैं। लेकिन कई बार इतनी आवश्यकता नहीं होती है तो ठीक है चलो मिल रहा है तो ऋण तो हम अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये भी देखना जरूरी होता है कि कितनी आवश्यकता है उस समय ऋण की। और पुनर्भुगतान का तरीका क्या रहेगा, ये एक साथ क्या कहलाती है, ये एक साथ क्रेडिट की शर्तें या ऋण की शर्तें कहलाती है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऋण की शर्तें क्या होती है, ब्याज दर, संपार्श्विक, दस्तावेजीकरण, आवश्यकता और पुनर्भुगतान का तरीका, ये एक साथ क्या कहलाती है, क्रेडिट की शर्तें कहलाती है। ये ऋणदाता और उधारकर्ता की प्रकृति के आधार पर अलग अलग हो सकती है। कई बार जो ऋण दे रहे हैं, जैसे बैंक जो ऋण देते हैं उन पर कम ब्याज लगता है, सालाना ब्याज लगता है, वो आप किश्तों में चुका सकते हो, वो आप इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हो, और जैसे जैसे आप चुकाते जाते हो आपका ब्याज दर कम होता जाता है। ठीक, लेकिन जब आप किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऋण लेते हैं तो ऐसे में जो आपका ब्याज दर होती है वो बहुत ज्यादा होती है, आपको जब भी वो मांगे तो कैश एक साथ वापस चुकाना पड़ता है। ये कुछ चीजें होती हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्रेडिट को और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्रेडिट को अलग अलग करती हैं। कोलेटरल और सिक्योरिटी इज एन एसेट that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with bank, and uses this as a guarantee to the lender until the loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together is called the terms of credit. ये इसका exact answer है। What are the terms of credit? Interest rate, collateral and documentation requirement and the mode of repayment together is called the terms of credit.
इट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। ये उन पर ज्यादा डिपेंड करता है कि भाई अगर कल को ऋण देने वाला कोई घर का ही सदस्य हो या कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, तो इतनी सारी शर्तों को पूरा करना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर वो कोई ऐसा इंसान है जो आपसे रिलेट नहीं करता हो तो बहुत सी शर्तें और लागू हो जाती है। कोई गारंटर भी चाहिए होता है जो ये गारंटी दे सके कि अगर वो ये ऋण नहीं चुकाएगा तो मैं जिम्मेदार हूंगा। तो इस तरह से इनको ऋण की शर्तें कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब है भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र। औपचारिक ऋण क्षेत्र क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम बैंकों से ऋण लेते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन उन फॉर्मेलिटीज के बाद आपको कम ब्याज दर पे और एक ऐसा ऋण मिल जाता है जिसको आप इंस्टॉलमेंट में रीपे कर सकते हैं। ठीक है, तो औपचारिक ऋण क्षेत्र क्या होता है? सस्ता और सस्ता ऋण देश के लिए, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विभिन्न प्रकार के ऋणों को इस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले है औपचारिक क्षेत्र के ऋण। ठीक है, जो फॉर्मल जो क्रेडिट होते हैं वो ये बैंकों और सहकारी समितियों के ऋण हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। रिजर्व बैंक ही डिसाइड करता है कि कितनी ब्याज दर ली जाएगी, किस प्रकार के ऋण पर। अगर व्यवसायिक ऋण है तो उसके लिए ज्यादा ब्याज दर होगी, अगर पर्सनल लोन लिया जा रहा है तो उतनी शायद नहीं होगी। तो ये अलग अलग जो भी ब्याज दर होंगे या फिर पुनर्भुगतान का तरीका होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। बैंकों को आरबीआई को ये जानकारी देनी होती है कि वे कितना उधार दे रहे हैं, किसको किस ब्याज दर पर उधार दे रहे हैं। ये सब जानकारी बैंकों को आगे देनी पड़ती है। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के जो ऋण होते हैं ये क्या होते हैं? ये साहूकारों, व्यापारियों, नियोक्ताओं, रिश्तेदारों और दोस्तों आदि के वो ऋण हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में उधारदाताओं की ऋण गतिविधियों की निगरानी करने वाला कोई संगठन नहीं है। कोई उनसे पूछेगा नहीं कि आपने किस ब्याज दर पर ऋण दिया है, ज्यादा ब्याज दर है, कम ब्याज दर है सॉरी, आपने कोलेटरल कितना ज्यादा रखा है, कितना कम रखा है। उन्हें अपना पैसा वापस पाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, बैंक तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि आपने जो कोलेटरल रखा है, अगर आपने एक बार दो बार जो आपने डिफॉल्ट कर दिया तो उसके बाद में वो ज्यादा से ज्यादा उस कोलेटरल को यूज कर लेता है। लेकिन ये जो अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता होते हैं ये कभी कभी अनुचित साधन भी अपना लेते हैं। कई बार गुंडागर्दी करने लग जाते हैं, बहुत बुरे तरीके से अपना ऋण वापस मांगते हैं। अगर इंसान दे पाने में जो है बिल्कुल भी अगर वो कैपेबल नहीं है कि ऋण वापस दे सके तो उसके साथ गलत भी सलूक किया जाता है। तो ये इनकी निगरानी करने वाली कोई संस्था नहीं है जो इनको ये डिसाइड करे, ये बताए कि आपको इस तरह का व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स इन क्रेडिट, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। देखो ऋण तो लेना ही पड़ता है, इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। एग्जांपल ले लीजिए कि अभी जैसे लॉकडाउन में काफी सारे बिजनेस बहुत ज्यादा मंदे हो गए हैं, बहुत ज्यादा जो है वो कम चल रहे हैं। तो अभी अगर उनमें वापस थोड़ा ग्रो करना है, जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होंगी, अगर उनमें ग्रो करना है, उनको बढ़ावा देना है तो कहीं ना कहीं कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी। और वो पूंजी ऑलरेडी 2 साल से देश लॉकडाउन की मार झेल रहा है, तो ऐसे में वो पूंजी आएगी कहां से? वो इसी प्रकार आएगी कि ऋण लिए जाएंगे। लेकिन अगर ये ऋण जरूरी है तो साथ साथ ये भी देखा जाना जरूरी है कि कहीं उन ऋणों की वापसी के लिए कोई अनुचित साधनों का प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स. These are the loans from banks and cooperatives. The Reserve Bank of India supervise the functioning of formal sectors of loan. Banks have submit information to the RBI on how much they are lending, to whom, at what interest rate, etc. Informal sector loans, these are the loans from money lenders, traders, employers, relatives and friends, etc. There is no organization which supervise the credit activity of lenders in the informal sector. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. So this is the backdrop of this informal sector of the loan. ठीक है, तो
ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनकी कंपैरिजन भी आ जाती है या इनमें डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं या इनके अलग अलग आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती है कि भाई औपचारिक क्षेत्र के ऋण किसे कहते हैं या अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण किसे कहते हैं। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। ये तो हमने देखे थे कि क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक ऋण कैसे होते हैं। औपचारिक क्षेत्र ग्रामीण लोगों की कुल ऋण आवश्यकताओं का लगभग आधा ही पूरा करता है। देखो, बैंकों में या सहकारी समितियों में डॉक्यूमेंटेशन बहुत होता है और भी बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती है। और गांव में वगैरह में क्या होता है कि कई बार ऋण अचानक से चाहिए होते हैं। अचानक से कैसे, हम देखते हैं कि गांव में बहुत ज्यादा जो है अभी भी कई सारी प्रथाएं चल रही है, जैसे मृत्यु भोज है। अगर किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु भोज करना है, उसको उस समय पैसों की जरूरत है, तो उसके लिए अचानक से बैंक तो ऋण देगा नहीं, ना ही सहकारी समिति देगी। तो ऐसे में उसे क्या करना होता है कि मनी लेंडर्स या फिर अपने किसी रिलेटिव से या फिर अपने एम्प्लॉय से ऋण लेना पड़ता है। तो गांव में औपचारिक क्षेत्र जो है कुल ऋण आवश्यकताओं का लगभग आधा ही पूरा करता है। शेष ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से होती है? अनौपचारिक क्षेत्रों से की जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि अनौपचारिक ऋण अधिक समान रूप से वितरित किया जाए ताकि गरीबों को सस्ते ऋणों का लाभ मिल सके। कि भाई वो जो फॉर्मल लोन्स दिए जा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी किसी को तो बहुत लोन दे दिए और फिर वो खा भी गए और भाग भी गए देश से, और किसी किसी को बेचारे को कितने दिन चक्कर काट लिए लेकिन लोन ही नहीं मिल रहा। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो वितरण है, वो समान रूप से किया जाना चाहिए ताकि कम से कम लोगों को अनौपचारिक क्षेत्र में जाना पड़े। ये आवश्यक है कि बैंक और सहकारिताएं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ऋण में वृद्धि करें ताकि ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाए, जबकि औपचारिक क्षेत्र के ऋणों का विस्तार करने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि सभी को ये ऋण प्राप्त हों, जल्दी से जल्दी कम से कम डॉक्यूमेंटेशन पर ये ऋण मिल जाए लोगों को, ताकि लोगों को कम से कम इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ना पड़ जाए। The formal sectors meets only about half of the total credit needs of rural people. The remaining credit needs are met from informal sources. It is important that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit the cheaper from the cheaper loans. It is necessary that bank and cooperatives increase their lending, particularly in rural areas, so the dependence on the informal sources of credit reduces. While the formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receives these loans. ये भी जरूरी है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, ये भी जरूरी है कि इस प्रकार के लोन्स को मिलने में सुविधा हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा असुविधा से, बहुत ज्यादा दिक्कत के बाद मिले, बहुत ज्यादा टाइम के बाद मिले, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं उसके लिए बैकड्रॉप बन जाती है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप वास्तव में अभी से इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये है स्वयं सहायता समूह, एसएचजी जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके बारे में। क्या होते हैं स्वयं सहायता समूह? निम्न कारणों से गरीब परिवार अभी भी ऋण के औपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। कुछ कारण ऐसे हैं कि गरीब जो परिवार है अभी भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। एक तो पहली बात, ग्रामीण भारत में हर जगह बैंक नहीं है। जरूरी नहीं कि हर छोटे से छोटे ढाणी में भी बैंक की शाखा हो, है ना। दूसरा, बैंक मौजूद होने पर भी बैंक से ऋण प्राप्त करना अधिक कठिन होता है क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज चाहिए होते हैं और बहुत सारे संपार्श्विक की आवश्यकता भी पड़ती है, जो कोलेटरल होता है उसकी जरूरत भी पड़ती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों ने स्वयं सहायता समूह या एसएचजी बनाए हैं। एसएचजी क्या होते हैं? गरीब लोगों के छोटे समूह हैं जो अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देते हैं। एक सामान्य एसएचजी में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो आमतौर पर एक पड़ोस से संबंधित होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए 15 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया और वो ये ठान लेते हैं कि हम रोज के 20 रुपए बचाएंगे। अब 15 लोग रोज के 20 रुपए बचा रहे हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ? कितने रुपए रोज बच रहे हैं? रोज के 300 रुपए बच रहे हैं। वो 300 रुपए वो क्या करते हैं? वो बैंक में जमा करा देते हैं।
अब महीने भर से या 2 महीने में किसी को भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो उन इकट्ठे किए हुए रुपयों में से रुपए उठा सकता है और उन रुपयों को बाद में अपनी जो उसकी कंडीशंस होती है उनके अकॉर्डिंग वो वापस जमा करवा सकता है। उस पर थोड़ा सा ब्याज लग जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि उनको आसानी से छोटा मोटा लोन भी मिल जाता है और उनको बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती। ठीक है। So poor households are still dependent on informal sources of credit because of the following reasons. Bank are not present everywhere in rural area. This is the first reason. That's why people are not getting proper loans from organized sector. Even if banks are present, getting a loan from a bank is much more difficult as it requires proper documentations and collateral. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये तो वो रीजन है कि इनकी वजह से SHGs शुरू किए गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किए गए। अब टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स पीपल क्रिएटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल विद हु promote small savings among their members. A typical SHG has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly, and thus they can make their own group, which is called self-help group. अब आइए पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनकी फायदे क्या क्या होते हैं, उनके लाभ क्या होते हैं। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लाभ देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सेल्फ हेल्प ग्रुप में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल स्पेशली इस पेंडेमिक टाइम में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत एक्टिव हो गए हैं। इनसे बहुत गांव के या अलग अलग जगह के लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है। इसके लाभ क्या क्या हैं? पहला लाभ तो है कि ये उधारकर्ताओं के संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में मदद करता है। अब अगर किसी के पास कुछ गिरवी रखने के लिए है ही नहीं तो फिर वो क्या करे, वो लोन कैसे ले? अगर ऐसे में जो ये 15-20 जनों का ग्रुप है वो अगर इस तरह से इकट्ठा करते हैं और उनसे उन्हीं के ग्रुप का कोई लोन लेता है तो ऑब्वियसली वो तो ग्रुप में ही है, वो इतने से रुपयों के लिए ग्रुप छोड़ के अपना फायदा छोड़ के तो जा नहीं सकता। तो ऐसे में संपार्श्विक की भी कमी नहीं होगी, उनको जरूरत भी नहीं होगी किसी भी तरह के कोलेटरल की या गिरवी रखने की और उनको लोन भी प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। दूसरा है, लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए और उचित ब्याज दर पर समय पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रकार के किसी भी तरह के ऋण लेने में, लोन में। तीसरा, SHG जो है वो ग्रामीण गरीबों के संगठन के निर्माण खंड है। मतलब जो गरीब लोग हैं वो भी थोड़ी थोड़ी बचत करके, और क्योंकि खूब सारे लोग मिल जाते हैं तो उस थोड़ी थोड़ी बचत को भी बड़ा बना सकते हैं। चौथा, इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है। आदमी SHG से कम जुड़ते हैं, औरतें ज्यादा जुड़ती हैं क्योंकि औरतें जो आसपास रहती हैं वो वैसे भी एक ग्रुप में होती हैं तो वो अपने ग्रुप को इस प्रकार से भी बांध सकती है। साथ साथ में वो कुछ न कुछ काम भी शुरू कर सकती है जिससे उनको काम भी मिल जाता है और साथ ही साथ जो SHG के माध्यम से जो बचत कर रही हैं वो भी उनको आगे बढ़ा सकती है। हमारे राजस्थान में बाड़मेर की रूमा देवी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिन्होंने हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू किया, जिन्होंने इस तरह से बुनाई कढ़ाई करने वाली महिलाओं से 2-4 महिलाओं से काम शुरू किया और आज वो सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी दे रही है और उनके SHGs बनाकर इस प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करके और साथ ही साथ उनको इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट कर रही हैं। फिर पांचवा इसका लाभ है कि समूह की नियमित बैठकें होती हैं जिनमें स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है और कार्य करने के लिए ये ग्रुप उनको एक मंच भी प्रदान करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स: it helps borrowers to overcome the problem of the lack of collateral. This is the first and the most important advantage of SHG. People can get timely loans for variety of purposes and at a reasonable interest rate. SHG are the building block of organization of a rural poor. It helps women to become financially self-reliant and with it
इक्वली एंड हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी की दृष्टि से, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा। तो इस तरह से क्या होगा, देखो अगर औरतों का ग्रुप बना हुआ है तो जल्दी से उनको कोई वायलेंट भी नहीं कर सकेगा। तो इसी के साथ आपका ये थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हमने इसके सारे एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन कर लिया है। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं। विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और उसके बाद में हम आपका हिस्ट्री का सेक्शन शुरू कर देंगे। बच्चों अब आपको पढ़ना ही है, मतलब बहुत जरूरी हो गया है। देखो स्कूल्स भी आपके खुल गए हैं तो आप स्कूल रेगुलरली जा ही रहे हो, लेकिन कई सारे स्कूल्स में प्रॉब्लम आ रही है कि जो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा दिया है वो अब नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए हम ये चांस प्रोवाइड करवा रहे हैं कि एट अ नो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री आपको सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे लेक्चर्स एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल साथ में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको सभी वीडियोस विद नोट्स मिल जाएंगे। आपको याद करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी नोट्स को पढ़ के। फिर अगर आप वीडियो देखते हो तो आपको एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाता है। टाइम टू टाइम वहां पर आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे। तो जुड़ते जाइए हमारे साथ ताकि आपकी स्टडी और बेटर हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को। थैंक यू।